हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे हैं सभी स्टूडेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में एक और वीडियो लेके, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 18 मार्च 2020 को जो शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में CHSL 2019 के एग्जाम में आपसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए। डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं, ताकि आपकी CGL 2021, CPO 2021, CHSL 2021 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी। और जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न, मतलब जो भी TCS ने हाल ही में SSC के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको CGL 2020, CGL 2019, CPO 2020, CPO 2019 के क्वेश्चंस करा चुका हूँ। और CHSL 2019 के मैथ्स के क्वेश्चन की इससे पहले मैं 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। जैसे ही ये CHSL 2019 के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, हम CHSL 2020 के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे दिखते रहेंगे वो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। मैं प्रतीक सेठी, मेरा CGL प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और ये हमारे कुछ लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पे जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का PDF डाल देता हूँ। जो भी कमीशन की तरफ से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो टेलीग्राम और फेसबुक पे अपलोड कर दी जाती है। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर देना, जो भी नया स्टूडेंट हो, जो पहली बार ये वीडियो देख रहा हो, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ आपसे कभी मिस ना हो। फ्री मैथमेटिक्स आपको कोर्स भी कराऊंगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जो 2019 2020 इसके बाद जो होते चले जाएंगे। किसी को इंक्वायरी हो, ईमेल ID और व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, आप लोग कर सकते हैं इंक्वायरी अपनी दूर। ठीक है, क्वेश्चन पहला ये रहा। क्वेश्चन में बोला है क्या कि p प्लस 1/p की वैल्यू आपको 2 दिया है। आपको पता है x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 होती है तो x की वैल्यू 1 ही जाती है। मतलब यहाँ पे p की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। या फिर कोई सॉल्व करना चाहे पूरा सॉल्व कर लेना। अगर मैं देखूं कि मैंने नीचे p LCM ले लिया तो ऊपर क्या बना, p² प्लस 1 2। तो ये p अगर इधर चला गया तो आपने देखा p अगर राइट हैंड साइड में चला गया तो 2p हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में -2p हो जाएगा। तो ये क्या लिखा है, p - 1 का होल स्क्वायर, और p की वैल्यू कितनी आ गई 1। और वैसे ये डायरेक्ट भी आप लोगों को याद होना चाहिए, एक आइडेंटिटी भी है क्या कि p + 1/p की वैल्यू अगर 2 है तो p की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 1। और p + 1/p की वैल्यू अगर -2 होती तो p की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू -1। तो आपने देखा p की वैल्यू 1, तो 1 × 1 × 1 कितना हो जाएगा 1। आसान क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा पैरामीटर और ब्रेड्थ का आपको रेशियो दे दिया। आपने क्या किया, इसको 6x मान लिया, इसको x मान लिया। आपको पता है पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है x, पैरामीटर को आपने 6x मान लिया। तो आपने देखा कि ये तो रह गया 3x, और 3x में से अगर मैं x घटा दूं तो कितना बचेगा 2x। ये आपके पास लेंथ आ गई। आपको एरिया दिया है रेक्टेंगल का कितना 288। एरिया होता क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आपने देखा लेंथ की वैल्यू है 2x, ब्रेड्थ की वैल्यू है x, तो आपने देखा एरिया कितना 288। अगर मैं इसको 2 से काट दूं तो 144 आ गया। आपने देखा x² की वैल्यू अगर 144 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा लेंथ बताओ, x की वैल्यू अगर 12 है तो l की वैल्यू जो कि 2x है कितनी हो जाएगी 2 × 12 कितना 24 सेंटीमीटर। अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है एक बंदा 700 मीटर डिस्टेंस जो है 6 मिनट में कवर करता है, उसकी स्पीड बताओ किलोमीटर/आवर में। आपको पता है स्पीड क्या होता है, स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना 700 मीटर। आप पहला काम क्या करो, आपने देखा ये मीटर में है और ये मिनट में है। मिनट को सेकंड में चेंज करना बड़ा आसान है। आपने देखा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 6 मिनट में कितने हो जाएंगे 360 सेकंड। या फिर 6 से मल्टीप्लाई किया आपने 60 को, तो आपने देखा कि सेकंड में यूनिट आ गई। अब ये मीटर/सेकंड में लिखा है, इसको किलोमीटर/आवर में बनाना आपके लिए बहुत आसान है, 18/5 से मल्टीप्लाई करके। तो आपने देखा कि अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। ये गया और ये 14 पे गया, और फिर 18 दूनी 36, और ये फिर 7 पे गया। तो 7 किलोमीटर/आवर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हुज साइड्स हैव साइजेस ऑफ 5 और 12 सेंटीमीटर। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आप लोग सोचोगे कि ये ना इक्वेशन उसने ना गलत दी है। अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से दूं ना तो इक्वेशन उसने बिल्कुल गलत नहीं दी। देखो कैसे, आपने मान लिया क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। आपने देखा कि यार 5 12 है। फिर आपके दिमाग में घंटी बजी क्या कि यार प्रतीक सर कहते थे कि अगर 5 12 आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। 13 सबसे बड़ी साइड मतलब 13 हाइपोटेन्यूज हो गया, तो 5 और 12
बेस और परपेंडिकुलर हो गया, जो मर्जी मान लो। अब इसका पैरामीटर आपसे पूछा है, पैरामीटर पूछा तो आपने तीनों को ऐड किया, 5 में 12 ऐड किया, 17 में 13 ऐड किया, तो कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, आपके पास पैरामीटर आ गया। ठीक है, अगर आपको रिकॉल हो जाए 5 12, या फिर आप क्या करोगे, आप देखोगे कि यार एक साइड 5 एक साइड 12, तो आपने देखा 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, और 13 जो है सबसे बड़ी साइड आपने देखा हैप्पी न्यूज हो गया। या फिर किसी को नहीं याद आए कि यार 5 12 13 का ट्रिपलेट होता था, उसने क्या किया कि यार 5 को उसने बेस माना, 12 को परपेंडिकुलर, उसने हैप्पी न्यूज निकाल लिया, जो कि उसका कितना आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो आपने देखा 13 आ गया। अब एक तरीका और, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये कहता है आपको कि यार अगर वो बोले कि दो साइड है 5 और 12, उसने बोल दिया सिर्फ दो साइड है 5 और 12, आपने देखा 5 और 12 में से हाइपोटेन्यूज कौन सा हो सकता है, आपको पता है हाइपोटेन्यूज जो होता है राइट एंगल की सबसे बिगेस्ट साइड होती है, मतलब 5 और 12 में से बिगेस्ट कौन सा है, आपने देखा 12 बिगेस्ट है। तो अगर 12 अगर हाइपोटेन्यूज आ गया, 5 अगर परपेंडिकुलर आ गया, तो आप कह सकते हो कि जो बेस होगा ना, बेस कितना होगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो आपने देखा 144 में से गया कितना आ गया 119। तब आपका जो पैरामीटर आएगा वो कितना आएगा, 12 में 5 ऐड करें 17 प्लस 119 का अंडर रूट। तो आपने देखा ऑप्शन में कुछ है ही नहीं ऐसा, मतलब 5 और 12 जो थे वो बेस और परपेंडिकुलर थे, हाइपोटेन्यूज 13, तो मतलब यही ऑप्शन करेक्ट है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा 30% ऑफ 400 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 0 से 0 कट गया तो 120 आ जाएगा। x% ऑफ 70, ठीक है, 25% कितना होता है 1/4 किसका 536 का। तो आपने देखा कि यहाँ पे अगर मैं इसको काट दूं तो ये कितना आ गया 134 आ गया। ठीक है, तो आपने देखा x 7/10 और 134 में से अगर 120 गए तो कितना हो गया 14। तो आपने देखा ये गया 2 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 20। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करने का ना मेरा अलग तरीका है, पर लोग इसको काफी तरीकों से सॉल्व कराते हैं। देखो मैं जो करता हूँ ना, मैं इसको डिफरेंटली करता हूँ। वैसे मैं आपको बता देता हूँ इसको तरीका क्या सॉल्व करने का। आपने देखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर c है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर d है। देखो मैं ये आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ क्या कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c और b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा इक्वल टू d है। तो यहाँ पे क्या होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू 1 1 है, तो आपने देखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना होगा आपका 2। अब आपको d की वैल्यू दी हुई है 1/29, आपको c की वैल्यू पूछी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पूछी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है। तो c की वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, 2 माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस आता है, आपको प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन प्लस में है, तो आप इसको लें या ना लें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा d की वैल्यू कितनी 1/29। अब अगर मैं 29 का स्क्वायर करूं तो आपको पता है कितना आ जाएगा, आपको पता है 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। 841 का अगर मैं 2 गुना करूं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1682 माइनस 1। तो आपने देखा कि ऊपर कितना आ गया 1681, नीचे कितना आ गया 841, और 1681 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है, तो आपने देखा 41/29 इज द करेक्ट आंसर। एक तरीका और है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। क्या, उसके लिए आपके पास ट्रिपलेट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता चलना चाहिए क्या कि 29 के साथ कौन सा ट्रिपलेट पता है बनता है। आपने देखा कि यार 20 21 29 का एक ट्रिपलेट होता है, 20 21 और 29 का एक ट्रिपलेट होता है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्या कि 29 के साथ कौन सा ट्रिपलेट होता है। आपने देखा 20 21 29 का ट्रिपलेट होता है जिसमें हाइपोटेन्यूज ये हो गया और बेस और परपेंडिकुलर आप जो मर्जी मान लो। ठीक है, आपने एक चीज यहां से नोटिस की क्या, आप एक चीज यहां से नोटिस करते हैं, आप यहां से एक चीज नोटिस करते हैं क्या कि साइन थीटा जो होता है ना वो क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो आप कह सकते हैं क्या कि ऊपर जो लिखा है ना वो कुछ ऐसा लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी 29। अगर मैं बोलूं क्या कि 20 21 29 का यहाँ पे ट्रिपलेट लगा है, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि यार हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो 29 आ गई। अब अगर मैं इसको 21 मान लूं और इसको 20 मान लूं, मेरा तो काम हो जाएगा। कैसे, मुझे पता है 20 21 29 का ट्रिपलेट होता है, हाइपोटेन्यूज के सामने 29 लिखा हुआ है और बेस और परपेंडिकुलर क्या हो गया 20 और 21। और ऐसी कंडीशन कब पॉसिबल है, ऐसी कंडीशन कब पॉसिबल है कि आपका यहां पर
वन बन जाए। वन तभी बनेगा जब मैं 21 को 20 में से माइनस करूंगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं 20 को 21 में से माइनस करूंगा तो यहाँ पे बन जाएगा वन, तब तो -1 बनेगा। तो आपको क्या करना है, 21 को 20 में से माइनस कर देना। 21 को 20 से माइनस किया तो कितना आ गया आपका 1। तो आपने देखा कि परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास ये है, बेस की है, हाइपोटेन्यूज की है। अब इसमें आप पुट कर दो। आपने देखा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो आपने यहां से देखा कि परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 21, बेस कितना आ जाएगा 20, तो यहाँ पे 41/29 आ जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला तरीका मुझे ज़्यादा आसान लगता है, बजाय कि मैं ये फॉर्मूला भी याद रखूँ और फिर उसके बाद मैं इसको सारे को सॉल्व करूँ, तो ये वैल्यूएबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा आसान है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं अगर आपको इसमें बताना चाहूँ, क्या, वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक। यहाँ पे ना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, मतलब प्लस माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे आपको माइनस माइनस साइड दी होती ना, आपको पता है ट्रायंगल की साइड कभी माइनस नहीं होती, अगर यहाँ पे माइनस माइनस साइड दी होती ना, तब जाके यहाँ पे माइनस साइन पॉसिबल था। तो इसलिए आप मान के चलना कि यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। बाकी एक बारी मैं चेक कर लूँगा, फिर आपको बता दूंगा। बाकी जो आपको सॉल्यूशन दिया है ना, ये प्रॉपर सॉल्यूशन है, आप इसको गांठ मान ले बस, और इसी ट्रिक से करना आप इसको सॉल्व। ट्रिपलेट की नॉलेज तो आपको होगी, आप तैयारी जैसे जैसे करते चले जाएंगे। क्वेश्चन में दिया है 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है जिनका एवरेज जो है 27 है। आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन इतना आसान है। आपको ना तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालने, ना पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 नंबर है, आपको चारों में से एक नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ बड़े आराम से। क्वेश्चन में बोला है कि क्या मैं ऐड करूं, मतलब पांचवा नंबर कौन सा हो कि वो एवरेज जो है 28 बना दे। आपने देखा कि पांचवा नंबर आने के बाद जो है ना एवरेज ना 28 बनना है, तो आपने देखा कि पांचवा नंबर 28 तो होगा ही होगा। उसके बाद आपने देखा क्या कि 4 नंबर का एवरेज है 27। अब पांचवें नंबर आने के बाद जो है ना एवरेज बन जाना है 28, तो आपने देखा कितने का इंक्रीमेंट होगा, 1 का। कितने नंबर में इंक्रीमेंट होगा, 4 नंबर में। तो आपने देखा कि भाई उसका एवरेज जो होगा, मतलब उसका वो जो नंबर होगा वो 32 होने वाला है। 32 नंबर होगा, अपने पास 28 रखेगा, और जो 4 बचा वो 4 वो इन 27, मतलब हर एक नंबर में एक 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 दे देगा, तो हर एक का एवरेज जो है आपके पास 28 बन जाएगा। मतलब ये जो 4 है ये इस एवरेज का, मतलब 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर के एवरेज को 1 से इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए, कौन सा नंबर ऐड होना चाहिए, 32 नंबर ऐड होना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला गया अमाउंट दे दी, रेट दे दिया। आपने क्या किया, आपने ना प्रिंसिपल को 100 लेट कर लिया। आपने प्रिंसिपल को 100 माना, तो आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 4 साल का, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, कितना 4 साल बाय 100। तो आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट जो आया है वो 32 आया है 4 साल का। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हमारे हिसाब से कितनी आ गई अमाउंट, 132। क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 87,750। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 87,750 बाय 132, जो कि कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा हमारे पास कुछ 664.772। ठीक है, और आपको बोला है क्या, प्रिंसिपल की वैल्यू मैंने 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 66477.2 रुपीज इज योर करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आपने एक चीज नोटिस करनी है। यहाँ पे क्या नोटिस करोगे आप देखोगे कि ऑप्शन जो है थीटा से इंडिपेंडेंट है, तो आपने थीटा को 0 रख दिया। साइन 60 माइनस कॉस 30, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है √3/2 √3/2। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान है। हम लोगों ने ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में इतने किए हैं जिसका कोई हद नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि पी जो है ना वो क्यू से 3 गुना फास्ट है, मतलब पी की जो एफिशिएंसी है ना वो क्यू की एफिशिएंसी के 3 गुना है। तो आपने देखा क्यू की एफिशिएंसी अगर 1 है तो पी की कितनी होगी 3, तो पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशियो कितना गया 3:1। आपको मैंने बताया था कि जिसके दिन दिए हो, किसके दिन दिया है, क्वेश्चन में बोला वर्किंग इंडिपेंडेंटली क्यू कैन कंप्लीट अ टास्क इन
24 डेज। मतलब अगर इंडिपेंडेंटली, मतलब अगर अलग अलग काम करे तो क्यू जो है 24 दिन में काम खत्म कर देगा। मैंने आपको बताया था कि जिसके दिन दिए हो, किसके दिन दिए क्यू के, उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो, और जिसके दिन निकालने हो, किसके दिन निकालने हैं कि पी और क्यू अब साथ में मिलकर सेम टास्क को कितने दिन में खत्म करेंगे। मैंने बोला था जिसके दिन निकालने हो, दिन किसके निकालने हैं, पी और क्यू के, तो उनकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। 3 और 1 4 से आपको डिवाइड करना है, तो आपने देखा 6 इज योर करेक्ट आंसर। आपको दिया है क्या, आपको दिया है पी और क्यू की इनकम का रेशो। इनकम का रेशो कितना है, 5 रेशो थे। एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है, 3:4। आपको बोला है कि उसने जो है ना, दोनों ने, मतलब पी ने भी और क्यू ने भी सेविंग किया है कितनी, 200 रुपए। आपने देखा ये दोनों वैल्यू इक्वल है, चलो इक्वल है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है, आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा ये दोनों वैल्यू, मैंने ये रेशो इन प्रोपोर्शन में बहुत इलेबोरेटली चीज कराई है, ठीक है सॉरी, ठीक है। आपने देखा दोनों की सेविंग की वैल्यू इक्वल, मतलब दोनों बराबर बराबर सेव कर रहे हैं, बराबर बराबर बचत कर रहे हैं अपनी। तो आपने देखा अब रेशियो का डिफरेंस कितना, आपने देखा 6 में से 4 गए 2, इधर भी 2 और इधर भी 2, मतलब ये जो 2 इक्वल टू 2, मतलब दोनों जो है कॉमन जो है रेशियो का डिफरेंस आ रहा है दोनों की। पी और क्यू की दोनों की, मतलब पी और क्यू दोनों की रेशियो का डिफरेंस जो है कॉमन आ रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर की। तो आपने देखा अब इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा 6 में से 4 गए या 5 में से 3 गए, कितना हो गया 2, और इनकम में से अगर मैंने एक्सपेंडिचर घटाया तो आता कितना है, सेविंग। आपको पता है सेविंग जो होती है वो क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इनकम जो होती है एक्सपेंडिचर और सेविंग का जोड़ होती है। आपने देखा सेविंग क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अगर मैंने रेशियो के हिसाब से देखा तो सेविंग कितनी आ गई, आपने देखा 5 में से 3 गए 2, 6 में से 4 गए 2, तो सेविंग रेशियो के हिसाब से इतनी आ गई। पर क्वेश्चन में दी है 200 रुपए, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 100 रुपए। आपको बोला है क्या, इनकम ऑफ क्यू। इनकम ऑफ क्यू मतलब 6 की वैल्यू बता दो, 6 की वैल्यू कितनी होगी 600, और अगर आप 5 की वैल्यू बताओगे 500 आ जाएगा, 3 की वैल्यू बताओगे 300, 4 की वैल्यू बताओगे 400। 400 जो है एक्सपेंडिचर ऑफ क्यू, 300 जो है एक्सपेंडिचर ऑफ पी, इनकम ऑफ क्यू, इनकम ऑफ पी, ठीक है। 5 और 6 की अगर वैल्यू निकालोगे तो इनकम ऑफ पी और इनकम ऑफ क्यू आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। और ये सिर्फ इसी केस में पॉसिबल है जब आपकी सेविंग इक्वल है और रेशियो का डिफरेंस इक्वल है, ठीक है। तभी आप इन चारों की वैल्यू निकाल के पर्टिकुलर वैल्यू निकाल सकते हो, क्या, इनकम ऑफ पी, इनकम ऑफ क्यू, एक्सपेंडिचर ऑफ पी, एक्सपेंडिचर ऑफ क्यू। अगर ये चारों, मतलब ये दोनों कंडीशन ना होती, क्या कि सेविंग भी इक्वल नहीं है, रेशियो भी इक्वल नहीं है, तब सिर्फ हम पहले वाले की वैल्यू निकाल सकते हैं, पहली रेशियो की। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको रेशियो प्रोपोर्शन में एक्सप्लेन किया, ठीक है। आपने देखा क्या लिखा हुआ है, 1 + a 1 + b 1 + c 1 + d। पहले तो इस वाले क्वेश्चन को ना इस फॉर्म में बना लो। मैंने क्या किया, 1 + a बनाया, फिर मैंने 1 + b बनाया, फिर मैंने 1 + c बनाया, फिर मैंने 1 + d बनाया। आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड में ना 1 मैंने 4 बार ऐड किया है, तो राइट हैंड साइड में भी 1 4 बार ऐड कर दो, इधर आ गया 6। आपने क्या किया, इसको p मान लिया, इसको q मान लिया, इसको r मान लिया, इसको s मान लिया, ठीक है। तो p + q + r + s की वैल्यू आपको दे दी कितनी, 6। और आपको बोला है p × q × r × s की मैक्सिमम वैल्यू बताएं। मैंने क्या किया, 1 + a को p मान लिया, 1 + b को q, 1 + c को r, 1 + d को s मान लिया मैंने। तो ये चीज तभी पॉसिबल है अगर p + q + r + s की वैल्यू मुझे कुछ दी है और मुझे बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p × q × r × s बताएं। तो ये चीज तभी पॉसिबल है जब मैं p = q = r = s रख दूं। अगर मैं p = q = r = s रखूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे कि ऊपर से तो बनेगा कितना, 4p, क्योंकि मैंने q r s को क्या रख दिया, p, और p की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अब p की वैल्यू 3/2 होगी तो q की भी वैल्यू, r की भी वैल्यू, s की भी वैल्यू कितनी कितनी हो गई, 3/2। तो आपने देखा 3/2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कितना आ गया। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला अ डजन पेयर ऑफ ग्लव्स जिनकी कीमत 600 रुपये है, 10% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। आपने देखा कि डजन माने 12 पेयर जो है 600 रुपये में अवेलेबल है, तो एक पेयर जो है वो कितने रुपए में अवेलेबल है। आपने देखा 600/12 अगर मैं करूं तो 50 रुपये में अवेलेबल है। मतलब एक पेयर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 50 रुपये। आपने देखा 10% डिस्काउंट दे दिया, 10% अगर डिस्काउंट दिया तो उसको 90% वैल्यू पे बेचा। तो देखा आपने डिस्काउंट होने के बाद जो पेयर ऑफ ग्लव्स की कॉस्ट हुई
वो कितनी हुई 45 रुपए। आपने देखा कि 50 रुपए जो था वो रेट लिखा था उस पर और 10% डिस्काउंट दे दिया, तो आपने देखा अब जो वो पेयर बिकेगा ग्लव्स का वो कितने में बिकेगा, 45 रुपए में। क्वेश्चन में बोला है क्या कि कितने पेयर खरीदे जा सकते हैं 270 में। एक पेयर जो है 45 का है, तो 270 में कितने पेयर आप खरीद लोगे, 6। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है डैम इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपने देखा क्या आपको डायमीटर की वैल्यू दे रखी है कितनी, 210 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। पहली बात तो ना मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी मीटर पर सेकंड और इसको भी मीटर में बनाता हूँ। ठीक है, पहली चीज मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी मीटर में बनाऊंगा और 120 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, क्योंकि मुझे रिवॉल्यूशन पर मिनट निकालना है। ठीक है, पहले तो क्या करेंगे, आपने देखा कि एक व्हील है, व्हील जो होता है आपको पता है गोल होता है, इसका आपको डायमीटर दे दिया। आपको यहां से पता करना है क्या कि रिवॉल्यूशन पर मिनट निकालना है कि एक मिनट में कितना रिवॉल्यूशन वो देगा, मतलब कितनी बार वो घूमेगा एक मिनट में, ताकि उसका व्हील जो है वो, मतलब ताकि जो कार का व्हील है वो कार को 120 किलोमीटर पर आवर की गति प्रोवाइड कर सके। ठीक है, आपने देखा डायमीटर क्या है, आपने देखा डायमीटर जो है ना 210 सेंटीमीटर है, जिसको मैं 2.1 मीटर भी बोल सकता हूं। ठीक है, अब आपने देखा कि व्हील मान लो ऐसे खड़ा है, मान लो कार जो है ना खड़ी है और व्हील जो है ऐसे है। अब कार चलना शुरू हुई, कार चलना शुरू हुई तो व्हील जो है पहले ऐसे 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 घूम के ऐसे ऐसे घूम के वापस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जब वापस घूम के आएगा तो एक रिवॉल्यूशन हो जाएगी। जब एक रिवॉल्यूशन हो गई व्हील की तो उसने कितना तय किया, आपने देखा कि वो घूम फिरा के वहीं पे आ गया, मतलब उसने सिर्फ अपनी सरकमफ्रेंस तय करी। तो आपको पता है सरकमफ्रेंस कितनी होती है, आपको पता है सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर या फिर पाई डी। या तो आप 2 पाई आर से सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप पाई डी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा जो सरकमफ्रेंस है ना वो कितनी आ गई, 22/7.3, तो यहाँ पे 6.6 मीटर आ गई क्या आपकी सरकमफ्रेंस। मतलब जो रिवॉल्यूशन है, मतलब जो रिवॉल्यूशन है, एक रिवॉल्यूशन में जो टायर है, जो व्हील है, जो पहिया है किसका, कार का, वो कितना चलेगा, 6.6 मीटर चलेगा एक रिवॉल्यूशन में। इतनी सी बात सबको क्लियर होगी उम्मीद करता हूं। अब आपने देखा 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, मैं इसको मीटर पर सेकंड में अगर मैं चेंज करूं तो आप कहोगे कि सर 120 मीटर पर आवर है, तो आपने यहां पे 20 किया, यहां पे 3 किया, तो 100/3 मीटर पर सेकंड जो है स्पीड है। मतलब एक सेकंड में वो कितना तय करता है, 100/3 मीटर। अगर स्पीड 100/3 मीटर पर सेकंड है तो एक सेकंड में वो कार जो है वो कितना तय करेगी, आपने देखा एक सेकंड में जो तय करेगी वो कितना तय करेगी, 100/3 मीटर। आपसे पूछा है हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में उसने कितनी रिवॉल्यूशन की वो बताएं। आपने देखा कि एक सेकंड में जो है ना वो कार इतना चलती है। ठीक है, तो आप देख लो एक मिनट में कार कितना चलेगी। आपने देखा एक मिनट की वैल्यू कितनी होती है, 60 सेकंड। एक सेकंड की वैल्यू अगर इतनी है तो 60 सेकंड की कितनी हो जाएगी, आपने देखा 60 सेकंड की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, इतना। मतलब एक मिनट में कार जो चलेगी वो कितना चलेगी, एक मिनट में कार 2000 मीटर चलेगी। ठीक है, एक मिनट में कार 2000 मीटर चलेगी। और एक सरकमफ्रेंस में, मतलब एक बार पहिया घूमने पे कितना कवर करती है, आपने देखा एक बार पहिया कवर करने में, सॉरी एक मिनट, आपने देखा कि एक बार पहिया पूरा घूमने में वो कितना कवर करती है, सरकमफ्रेंस जितना। तो आपने देखा कि यार एक मिनट में 2000 मीटर चलना है और एक बार जब पहिया घूमता है, एक बार जब पहिया घूम के वापस वहीं आ जाता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 6.6 मीटर। अब 2000 मीटर से 6.6 मीटर डिवाइड कर दो तो आपकी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाएंगी। ठीक है, और पर मिनट आएंगी, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही मिनट बना चुका हूं। तो आपने यहां से देखा कि 2000/66, तो ये हो गया 10,000/33। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 303.03 आ जाएगा। तो मतलब इतनी रिवॉल्यूशंस पर मिनट वो कर रही है कार, अगर उसको इतनी स्पीड पे जाना है, कितनी, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अगर उसको कार को ट्रेवल करना है तो पहिया जो है वो एक मिनट में इतनी बार घूमेगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन में बोला है मेल और फीमेल स्टूडेंट का अगर मैं सम करूं किसी इंस्टीट्यूट के तो 100 आएगा। चलो
क्वेश्चन बोला मेल स्टूडेंट जो है वो कितना है एक्स, और फीमेल स्टूडेंट जो है वो x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपने देखा 100। इसकी वैल्यू लो जी, चालाकियां कर रहा है हमारे साथ, पर हम कहाँ चालाकी सहन करेंगे इसकी। आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक सेल टैक्स को इंक्लूड करके कितना आ गया 956.34, 34 नहीं 34। द रेट ऑफ सेल टैक्स कितना है 10%। शॉपकीपर जो है इतना प्रॉफिट कमा गया, कॉस्ट प्राइस बताना है। पहली बात तो आपने देखा कि ये जो सेलिंग प्राइस है, ये जो सेलिंग प्राइस है ये सेल टैक्स को इंक्लूड करके है। अगर मैं सेल टैक्स को इंक्लूड ना करूं, अगर मैं फॉर सपोज सेल टैक्स को इंक्लूड ना करता तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आता, मतलब मेरा एक्चुअल सेलिंग प्राइस आता। आपने मान लिया क्या अभी के लिए कि 100% जो है ना वो सेलिंग प्राइस है, या फिर आप ऐसा बोल लो क्या, एक मिनट, आप सेलिंग प्राइस को 100 लेट कर लो। आपने सेलिंग प्राइस को 100 लेट किया, आपने देखा कि सेल टैक्स कितना पड़ गया, आपने देखा सेल टैक्स जो है 10% पड़ा। 10% 100 रुपए पे कितना आएगा 10 रुपए। तो आपके पास अब जो है वो 100 रुपए तो सेलिंग प्राइस आ गया और 10 रुपए सेल टैक्स आ गया, मतलब 110 रुपए हमारे हिसाब से जो है वो सेलिंग प्राइस आ गया इंक्लूडिंग द सेल टैक्स। और क्वेश्चन में दिया है वो कितना, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 956.34 बाय 110। एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपने देखा। एक्चुअल सेलिंग प्राइस अगर मैं निकाल लूं, मतलब विदाउट सेल टैक्स अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो वो कितना है आपने देखा 110 से मैं डिवाइड कर देता हूं, तो 110 से डिवाइड करने के बाद मेरा कितना आ जाएगा, वेट, इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा 869.4। ठीक है, अभी आ गया आपके पास एक्चुअल सेलिंग प्राइस। आपको बोला है क्या कि शॉपकीपर ने प्रॉफिट कमाया इतने का, कॉस्ट प्राइस बताओ। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जो कि 15 है। तो ये कितना हो गया 20 और ये गया 23 पे, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो फाइनली मेरा कितना आना है 756 रुपये आएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लें। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है क्या n, ठीक है, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा 2। आप मान लीजिए कि क्वोशंट जो है ना वो x हुआ होगा, तो आप कह सकते हो जो नंबर है वो कितना है, नंबर जो है वो 7x + 2 होगा। क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द नंबर्स इज, मतलब विच ऑफ द नंबर्स इन द ऑप्शन यील्ड्स अ रिमाइंडर ऑफ 0 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय कितना 7। अगर मुझे इस नंबर को या फिर n को अगर 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 लाना है, तो आपको पता है मुझे इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। 5 में जब ऐड करूंगा तो आप देखोगे 7x + 7 बनेगा। अगर अब मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर जो है मेरा कितना आने वाला है, रिमाइंडर जो है मेरा 0 आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे 5 से ऐड किया, मतलब यहाँ पे भी मुझे 5 से ऐड करना पड़ेगा। n + 5 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला 2 सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, मतलब एक्सटर्नली टच कर रहे हैं 2 सर्कल एक दूसरे को आपस में। ठीक है, ये दोनों सेंटर है, सेंटर को दोनों को ज्वाइन कर दिया। क्वेश्चन बोला डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर कितना है 8 सेंटीमीटर, मतलब दोनों सेंटर के बीच का डिफरेंस कितना 8। रेडियस ऑफ वन सर्कल कितना है 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल की रेडियस पता है कितनी 3। आपसे पूछा है अदर सर्कल, लो जी दूसरे सर्कल की रेडियस आपसे पूछी है तो कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसकी एक ट्रिक भी है, ट्रिक समझाने बैठा तो बहुत टाइम चला जाएगा। आप अभी के लिए इतना समझो कि आपने इस पूरी इक्वेशन को क्या लेट कर लिया x। ठीक है, अगर आपने इसको x लेट किया तो आपने देखा 30, और फिर दोबारा यही वाली इक्वेशन लिखी हुई है। मतलब अगर मैं √30 के बाद बात करूं तो ये वाली जो चीज़ है ना वो यही वाली चीज़ लिखी हुई है। तो इसको तो हमने बड़ी वाली चीज़ को x माना है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब आपने देखा x² जो होगा वो 30 + x होगा, तो x² - x - 30 = 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 6x, आपको पता है 6 और 5 फैक्टर बनेंगे 30 की। तो आपने देखा x की वैल्यू जो एक तो 6 आ रही है और एक -5 आ रही है। x की वैल्यू 6 और -5 दो वैल्यू आ रही हैं, ऑप्शन में तो एक ही अवेलेबल है 6 और 5। आप वैसे भी काट सकते हो, क्यों काट सकते हो? क्योंकि आपने देखा x की वैल्यू जो है ना वो 30 + x है कुछ, मतलब अगर मैं इसका अंडर रूट करूं, अंडर रूट क्या है 30 + x, और यहाँ पे कोई पॉजिटिव टर्म है, मतलब 30 में कुछ पॉजिटिव ऐड होगा तो वो 30 से बड़ा ही होगा। 30 से बड़ा होगा, 30 का अंडर रूट कितना, 5 से बड़ा होता है, तो 5 से हमेशा वैल्यू बड़ी ही आने वाली है, या फिर कह सकते हैं वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। क्वेश्चन बोला पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का पैरामीटर दिया है कितना, 125 सेंटीमीटर, और फिर आपको बोला क्या कि बेस जो है वो 33 सेंटीमीटर। आपको बोला लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, मतलब ये दो साइड्स अगर इक्वल है तो इन दोनों साइड्स की आपको लेंथ पूछी है। आपने मान लिया क्या कि दोनों साइड जो है वो ए है, तो पैरामीटर कितना हो गया, a + a 2a + 33 = 125। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 92/2 कितना हो गया हमारे पास, 46 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, -1/2। अब आपको पता है क्या कि यहाँ पे माइनस कब पॉसिबल है, साइन की वैल्यू माइनस कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है अगर एंगल जो है, मतलब अगर एक्स जो है वो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। आपको पता है पहले क्वाड्रेंट में सारी टर्म्स, सारी कौन कौन सी, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, सब कुछ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं। तो एक्स जो है वो लाई करना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तभी साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब ये जो होता है वो कितना होता है, 30। ये कितना होता है, 150, क्योंकि पाई की वैल्यू अगर 180 है, π/6 कितना, 30 में 5 मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। और ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 330 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 510 डिग्री। अब आपने देखा ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉसिबल नहीं है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और यहाँ पे फिर आपने यहाँ पे देखा ये 360 प्लस कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 360 + 150, तो ये दोबारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। मतलब यही जो वैल्यू है वही पॉसिबल है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव होता है। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई हाउ मच % ऑफ गर्ल गॉट डिस्टिंक्शन। पहली बात तो ये समझ आए क्या कि डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भाई हाईएस्ट स्कोरर। हाईएस्ट स्कोरर मतलब सबसे ऊंचे जो पोजीशन है उस पे बंदा बैठा है, उसको डिस्टिंक्शन बोलते हैं, ठीक है। श्रेष्ठता बोलते हैं, मतलब श्रेष्ठता होता है इसका मतलब। डिस्टिंक्शन आपको हिंदी में भी डिस्टिंक्शन ही दिया गया जो कि गलत चीज़ है, श्रेष्ठता होता है इसका मतलब। तो आपने देखा श्रेष्ठता बंदे की तब होगी जब वो सबसे मार्क्स हाई कैरी करेगा। तो आपको बताना है क्या कि परसेंटेज बताइए गर्ल्स का जिनको डिस्टिंक्शन मतलब जिनको श्रेष्ठता मिली है, जो सबसे टॉपर है, ऐसा बोल सकते हैं। तो आपने देखा 75% से ज़्यादा जिनकी परसेंटेज है वो 7 लड़की हैं, मतलब 75% से ज़्यादा जिनके मार्क्स आए हैं वो 7 लड़के हैं, और 60% से 74% जिनके आए हैं वो 53 है, और 60% से कम जिनके आए हैं वो 5। तो आपने देखा टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पहले तो कितनी है, आपसे पूछा है हाउ मच % ऑफ गर्ल्स, तो आपको पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 7 5 12 और 53 कितना 65। इसमें से 7 लड़कियों को डिस्टिंक्शन मिला है, ठीक है। तो अब आपके लिए तो बहुत बड़ी बात है नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये लिखा हुआ है 7/65 × 100, तो ये 7/65 700/65, तो ये हो जाएगा 10.76%, मतलब डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु गोट मार्क्स फ्रॉम 60% to 74%। आपने देखा लड़के कितने हैं 45, टोटल नंबर ऑफ लड़के कितने हैं, आपने देखा टोटल नंबर ऑफ लड़के हैं 12 में 8 जोड़े 20, 65 है टोटल नंबर ऑफ लड़के इतने। तो बॉयज जो है जिनका परसेंटेज 60% से 74% है वो कितने हैं, कितने परसेंट बॉयज है, तो आपने देखा वो है 69.23%, और लड़कियां 53/65 × 100%।
टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 65, तो आपने देखा 53, ये कितना आ गया सॉल्व करके 81.53% आ गया। तो इनका रेशो पूछा है, परसेंटेज हटा दो पीछे से, 69.23 रेशो 81.53 आ जाएगा। क्वेश्चन बोला फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई द परसेंट ऑफ बॉयज हु गॉट डिस्टिंक्शन। तो आपने देखा 12 बॉयज हैं जिनके मार्क्स 75% से अबव है या 75% है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 65 इंटू 100%। तो आपकी यहाँ से वैल्यू आ गई कितनी, 12/65, 18.46% आ जाएगा। मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास। आपको पता है 65 बॉयज हैं, 65 गर्ल्स हैं, तो टोटल स्ट्रेंथ 130 हो गई। अब ये शिफ्ट 3 जो कि 18 मार्च को आई, उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने। कॉस एक्स दिया है आपको। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो आपने देखा बेस ये, हाइपोटेन्यूज ये, तो आपको पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 4। अब साइन एक्स की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, आपको पता है साइन एक्स जो होगा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 4/5। तो 4/5 माइनस 4/5 का क्यूब। तो आपने देखा कि अगर मैं 125 इसको सॉल्व करके कितना आने वाला है आपका 64/125। तो 125 एलसीएम ले लिया तो 25 चौक कितना हो जाएगा 100। तो ये कितना आ गया 36/125, जिसको मैं बोल सकता हूँ कितना 0.288। खुद से कर लेना क्योंकि इसी वीडियो में इससे पहले मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है क्या, शेडो ऑफ ट्री। आपने देखा मान लो ये ट्री खड़ा है, ठीक है, ये हमारी धरती माता है। अब जो शेडो है, शेडो मान लो कहीं यहाँ तक आ रही है, इस ट्री की जो शेडो है यहाँ तक आ रही है, ठीक है। तो आपने देखा कि ट्री जो है वो सीधा खड़ा होगा 90 डिग्री पे। जो ट्री की लेंथ है उसका 1/√3 टाइम है उसकी शेडो। तो आपने देखा ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी शेडो है। तो आपने मान लिया लेंथ अगर 1 है तो बेस कितना होगा, आपने देखा 1/√3। एंगल ऑफ एलिवेशन आपसे पूछा है, मतलब थीटा पूछा है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये आ गया √3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहीं से काउंट होगा। साइन थीटा आपको दे दिया इतना 0.96, साइन थीटा आपको 0.96 दे दिया। अगर आप 0.96 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आप देखोगे 96/100 लिखा है। 96/100 को अगर मैं काटूं तो आप देखोगे 24/25 लिखा है। ठीक है, 24/25। अब आपको पता है 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। देखो आप एक चीज नोटिस करो क्या, कि CHSL CPO और CGL में ट्रिपलेट का बहुत बड़ा रोल है। तो आप ट्रिपलेट बहुत सारे याद करके जाना, मतलब जितने ट्रिपलेट आपसे याद हो ना उतने करके जाना, क्योंकि ट्रिपलेट याद करना मस्ट है। ठीक है, ट्रिपलेट से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, यहाँ तक कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी ट्रिपलेट से सॉल्व हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री तो दूर की बात। ठीक है, तो आपने देखा ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, क्यों, क्योंकि साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपने देखा बेस जो है वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो 7/24, ये कितना हो जाएगा 0.291666, जितना मर्जी। ये देखा आपने देखा 2a² + 2b² और इधर अगर मैं खोल दूं तो a² + b² + 2a भी लिखा है। तो आपने देखा अगर a² और b² लेफ्ट हैंड साइड में चला जाए तो 2a² में से a² गया तो a², 2b² में से b² गया। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोला एवरेज सैलरी एक बंदे की कितनी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई की कितनी है 12,000। तो आपने देखा एवरेज सैलरी अगर 12,000 है और महीने अगर 4, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी 12,000 × 4। फिर ऐसे ही आपने देखा क्या कि मार्च, अप्रैल, मई और जून, मार्च, अप्रैल, मई और जून की एवरेज सैलरी जो है वो कितनी है 13,000। तो आपने देखा कि 13,000 अगर एवरेज सैलरी है, महीने है 4, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी
13,000 इंटू 4। अब अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटा दूं तो आप देखोगे m से m कटेगा, a से a कटेगा, m से m, मतलब मई गया, अप्रैल गया, मार्च गया। तो आप देखोगे जून माइनस फरवरी जो होगा वो 13,000 इंटू 4 माइनस 12,000 इंटू 4 होगा। तो आपने देखा 4 अगर मैं कॉमन रखूं तो 1,000 इंटू 4 हो गया। तो यहाँ पे देखा आपने जुलाई की आपको सैलरी बताई हुई है, कितनी है सैलरी जुलाई की? 8,000 को अगर मैं 4,000 से माइनस कर दूं तो मेरे पास सैलरी जो है वो किसकी आ जाएगी? फरवरी की। तो फरवरी की सैलरी हो कितनी गई? 4,000। क्वेश्चन में दिया है ट्रेन कवर अ डिस्टेंस इन 30 मिनट, अगर वो इतने की स्पीड पे जाता है ऑन एन एवरेज। आपको बोला है स्पीड एट विच द ट्रेन रन, ताकि उसका टाइम जो है रिड्यूस होकर 20 मिनट हो जाए। आपने देखा 2 टाइम दिया, तो आप टाइम का रेशो ले लो। भाई पहले जो टाइम था वो 30 मिनट लग रहा था, अब जो टाइम है वो 20 मिनट लग रहा है। तो आपने देखा टाइम का रेशो कितना आ गया? आपने देखा टाइम का रेशो आ गया 3:2। तो आपको पता है स्पीड का रेशो उल्टा होता है। क्यों? स्पीड जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। तो आपने देखा स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा? 2:3। पहले आपको पता है कितने की स्पीड पे ट्रेवल कर रहा था? आपको पता है पहले जो है 54 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल कर रहा था। अब 3 की वैल्यू अगर आप निकाल लो तो आपको ये चीज पता चल जाएगी कि वो अब कितने की स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है। जब उसने टाइम रिड्यूस कर दिया, कितना? 20 मिनट कर दिया जब उसने टाइम। तो आपने देखा कि अब जो है वो 3 की स्पीड माने 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा जाने लायक है, दिमाग की बत्तियां खोल देता है। ठीक है, आपने देखा राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता है 90 डिग्री। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसका बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू इक्वल हो। आपने मान लिया ये भी है, ये भी है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा √2a, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जब मैं निकालूंगा बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का ऐड करके अंडर रूट निकाल के, तो ये कितना आ जाएगा? √2a आ जाएगा। अब आपको इसका पैरामीटर दिया है, पैरामीटर माने सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। आपने देखा बेस और परपेंडिकुलर को जोड़ा तो इतना आ गया 30 मीटर। तो a को अगर मैंने कॉमन रखा तो 2 + √2 की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 30, 2 + √2। और अगर मैं इसको रेशनलाइज कर दूं तो आप देखोगे कि 2 - √2 कर दिया मैंने। तो आपने देखा कि 30 × 2 - √2, और नीचे क्या है? नीचे है a + b a - b, तो a², 2 का स्क्वायर कितना? 4, √2 का स्क्वायर कितना? 2। तो आपने देखा 4 - 2 2 हो जाएगा, ये गया 15 पे। तो 15 × 2 - √2। आपको एरिया निकालना है। एरिया पता है आपको राइट एंगल ट्रायंगल का होता क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस भी a, हाइट भी a, तो हाफ a² हो गया। a की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? 15 इंटू ये, तो आपने देखा 15 का स्क्वायर कर लो पहले, तो कितना हो जाएगा? 225, और 2 - √2 का स्क्वायर, तो आपने देखा 225/2, और यहाँ पे कितना लिखा है? 4 + 2 6 - 2 √2। तो आपने देखा √2 की वैल्यू कितनी होगी? आपने देखा पहले तो आप ऑप्शन एनालाइज करो। ऑप्शन आप एनालाइज करोगे तो आपने देखा 38, 40, 37 और 39, मतलब आसपास ही, बहुत आसपास ऑप्शन है, एक एक का गैप है, 1 वैल्यू का डिफरेंस है। तो आप इसकी वैल्यू एटलीस्ट 3 डिजिट तक तो लिखो, 1.414 तक तो लिखो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो बहुत नियरेस्ट है, नहीं तो ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। मतलब ऑप्शन से अगर आप चलेंगे, मतलब कोई वैल्यू अगर आप 1.41 निकालो और वैल्यू इनमें से कोई भी ना है, फिर आप देखो कि वैल्यू आसपास कौन सी है, और सारी वैल्यू आपस में एक दूसरे के बहुत आसपास हैं, तो आप थोड़ा आगे तक जाए तो 1.41 आप 4142 लिखो। ठीक है, इतना तक जाओ आप। तो आपने देखा यहाँ पे, सॉरी 2 4 आएगा यहाँ पे, 6 - 4, ठीक है, 4 आएगा। तो आपने देखा ये तो आ गया 112.5 और 6 माइनस, और यहाँ पे देखा 42, 142 कितने पे जाएगा? 142 जाएगा 568, तो यहाँ पे हो गया 568, और 14 चौक कितना होता है? 56, 5.6 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ये कट के 112.5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.3432। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट 38.626 आ रहा है, तो 38.63। अब देखो बिल्कुल आपका पास ही आया है, 38.63 मीटर स्क्वायर, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिविजिबल बाई 3? आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 3 का? सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3।
तो आपने देखा 3 3 ये तो गया, और 4 और 2 6, 7 5 12, यही नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन पहला ही करेक्ट है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन मैं CHSL जो अभी 2019 के क्वेश्चन करा रहा हूँ उसकी पहली वीडियो में क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ पिछली वीडियो में, खुद से कर लेना। ये वाला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। क्वेश्चन में बोला है क्या लेंथ जो है वो 5 गुना है ब्रेड्थ के। आपने माना ब्रेड्थ जो है वो b है, तो लेंथ कितना हो गया 5b। आपको बोला है एरिया, एरिया आपको दिया रेक्टेंगुलर प्लॉट का कितना है, इतना। एरिया क्या होता है, पहली बात तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है 5b, ब्रेड्थ कितनी b, तो आपने देखा ये गया 400 पे। b स्क्वायर 400 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √400, जो कि कितना हो जाएगा 20 मीटर। क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। क्वेश्चन में बोला गया एक इलेक्शन है जिसमें कैंडिडेट x जो है उसको ओवरऑल वैलिड वोट्स का कितना मिला है, 70% वोट मिला है। 20% वोट जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, टोटल नंबर ऑफ वोट जो है वो इतने पड़े। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन द फेवर ऑफ कैंडिडेट। देखो आपने देखा 100% वोट पड़े, मान लीजिए आपने मान के लिया, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ वोट जो पढ़ते हैं उसको हम 100% मानते हैं। आपने माना क्या 100% वोट उसको पढ़े, और 20% वोट तो इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट कितने हुए 80%। अब जो कैंडिडेट एक्स जीता है उसको वैलिड वोट का 70% पड़ा है, तो आपको पता है क्या वैलिड वोट कितना है 80%। 80% का 70% कितना हो जाएगा, आपने देखा 80% का 70% हो जाएगा 56%। मतलब जो कैंडिडेट एक्स है उसको टोटल नंबर ऑफ वोट जो मिले हैं उसका परसेंटेज है कितना 56%। मतलब उसको टोटल वोट्स का 56% जो है वोट मिला है। क्वेश्चन में बोला है कि कितने वोट्स उसको पोल हुए, कितने वोट उसके फेवर में हुए। आपने देखा टोटल नंबर ऑफ वोट कितना 6,40,000, इस टोटल नंबर ऑफ वोट का उसको 56% मिला है। तो आपने देखा 00 और लास्ट में 4, तो 358400, मतलब 3,58,400 वोट मिले हैं उसको। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने ना बहुत किए हैं, CGL 20, CPO 20, CGL 19, मतलब भरे पड़े थे क्वेश्चन। तो आप लोग खुद से कर लेना, पहले 2 को सॉल्व कर लेना, जो वैल्यू आए उसको तीसरे से सॉल्व कर लेना, या फिर मार्क प्राइस 100 मान लो। मार्क प्राइस आपने 100 माना तो आपने देखा पहले 25% डिस्काउंट गया, मतलब 75% वैल्यू पे बेच दिया। फिर इतना जो आया पहला डिस्काउंट देने पे वैल्यू, इस पे 15% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 85% वैल्यू पे बेच दिया। फिर जो वैल्यू आई उस पे 10% और डिस्काउंट दे दिया, मतलब 90%। अब यहाँ से जो है आपका सेलिंग प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस इसको सॉल्व करके आपका कितना आ जाएगा मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। सेलिंग प्राइस आपका आ गया 57.4। आपने देखा मार्क प्राइस कितना माना था 100, सेलिंग प्राइस इतना, तो डिस्काउंट कितना गया, आपने देखा डिस्काउंट जो है 42.6, और डिस्काउंट परसेंटेज अगर मैं निकालूँ तो डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100% होता है, तो 42.6% आ जाएगा। मतलब बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। क्वेश्चन में दिया है 2 नंबर है, ठीक है, थर्ड नंबर से 25% और 60% ज़्यादा है। आपने मान लिया क्या, थर्ड नंबर जो है वो कितना मान लिया आपने 100 मान लिया, तो सेकंड नंबर जो है वो कितना हो जाएगा, आपने देखा 100 से 60% ज़्यादा है, 100 से 60% ज़्यादा, तो आपने देखा है 160% हो जाएगा इसका। या फिर 100 का 60% कितना 60, तो 100 से 60 ज़्यादा है तो कितना 160 हो गया सेकेंड नंबर। और फर्स्ट नंबर कितना होगा 25% ज़्यादा है, मतलब 125% हो गया पहले नंबर का। तो आप पूछा है रेशो ऑफ द 2 नंबर, इन दोनों नंबर का रेशो बताना है। तो आपने देखा ये गया 25 पे और ये गया 32 पे, अगर मैं इसको 5 पे काटूँ तो। अब ये वाला क्वेश्चन आपको पता है, देखो हम पहले भी इस वीडियो में बता चुका हूं मैं आपको, क्या 20, 21, 29 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लिखा है। मतलब 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल टू 29 का स्क्वायर होता है। तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 का स्क्वायर कितना 4। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है। आपको पता है प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, मार्कअप परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट माइनस मार्क इनटू डिस्काउंट बाय 100। तो आपने देखा कि उसने मार्क कितना किया, आपने देखा मार्क जो है कॉस्ट प्राइस से कितना अबव कर दिया उसने 35%। अब उसने रिडक्शन कितना कर दिया बिल पे, रिडक्शन करना मतलब डिस्काउंट देना, कितना दिया 15%। तो आपने देखा 20
और 35 को अगर मैं 15 से करूं तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 350 में अगर मैं 175 जोड़ूं तो आप कहोगे कि सर 525, तो 5.25% घटा दो, तो 20 में से 5.25% गया तो कितना आ गया 14.75% इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है एक बंदे ने 7,000 रुपए बोरो किए 3 साल के लिए 5% सिंपल इंटरेस्ट पे, और उन्हीं 7,000 रुपए को उसने क्या किया दूसरे बंदे को दे दिए कितने के ब्याज पे, इतने परसेंट के ब्याज पे 3 साल के लिए। आपसे पूछा है गेन, मतलब वो कितना मुनाफा कमा रहा है पर ईयर, मतलब हर साल का वो कितना मुनाफा कमा रहा है। आपने देखा यहाँ पे नोटिस कर लेना पर ईयर की बात हो रही है, उसने ये नहीं बोला कि 3 साल का टोटल मुनाफा उसका कितना हुआ, उसने बोला हर साल वो कितना मुनाफा कमा रहा है। आपने देखा कि यार उसने ना 5% पे तो लिया और 6:1/3% पे उसने आगे दे दिया। आपने देखा कि उसका बचा कितना, तो आपने देखा कि यार 6.13% में से वो तो 5% चुका भी रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 1:1/3%, जो कि वो कमाई कर रहा था, मतलब 1 सही 1/3%, जो कि 5% और 6 सही 1/3% का डिफरेंस है, इतनी उसकी कमाई हो रही थी पर साल। तो कितने रुपए पे कमाई हो रही थी 7,000 रुपये, 1 सही 1/3%, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4/3%। अगर मैं परसेंटेज हटा दूं तो ये कितना हो गया 4/300। तो आपने देखा ये लिखा है 280/3, और 280/3 कितना होता है 9, 3.33333333333 जब तक है जान तब तक 3। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है 2 सर्कल है, सेम सेंटर है P, तो आपने मान लिया ये P सेंटर है, इनकी रेडियस बता दी दोनों सर्कल की, थ्रू अ पॉइंट A ऑफ लार्जर सर्कल, मान लो ये लार्जर सर्कल है A, अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द स्मॉलर सर्कल, और जो टेंजेंट है वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है किस पे B पे, तो आपने मान लिया कि ये जो है यहाँ पे टच होके और लार्जर सर्कल को दोबारा इंटरसेक्ट कर रही है कितने पे C पे। आपसे AC की लेंथ पूछी है, आपने देखा कि यार अगर मैं इस टेंजेंट को रेडियस से मिला दूं, छोटे सर्कल की रेडियस से अगर मैं टेंजेंट को मिला दूं तो आपको पता है 90 पे काटती है और ये दोनों लेंथ इक्वल होती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं हाइपोटेन्यूज देखूं तो हाइपोटेन्यूज आपको पता चल गया कितना, लार्जर सर्कल का रेडियस, और जो आपके पास ये बेस कह लो या परपेंडिकुलर कह लो, ये आपके पास कितना आ गया स्मॉलर सर्कल का रेडियस। AB कैसे निकलेगा आपको पता है, AB जो होगा वो क्या होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर कह लो, कोई चक्कर नहीं है। तो इसको बजाय सॉल्व करने के, मतलब आप इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, आप ऐसे ना इसको सॉल्व करें, आप क्या करें A² माइनस B² लिखा तो A प्लस बी ए माइनस बी कर ले, आपने किया A माइनस बी, तो आपने देखा 3.1 आ गया, 7.5 में से अगर मैं 4.4 घटाऊं तो 3.1 आ गया, और 7.5 में से अगर मैं 4.4 जोड़ दूं तो कितना आ गया 11.9। ठीक है, तो 3.1 और 11.9 का मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब ये सॉल्व करना ज़्यादा आसान है कंपैरेटिवली, तो आपने देखा 3.1 और 11.9 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 36.89। अब 36.89 है, मतलब ये 6 के ना आसपास ही है कोई, आपको पता है 36 का अंडर रूट कितना होता है 6, तो 36.89 का जो अंडर रूट होगा वो 6.07 कुछ आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना आप। तो AB की वैल्यू इतनी आ गई, और AC की आपसे पूछा है AC कितना होगा ट्वाइस ऑफ AB, क्योंकि AC जो है वो AB और BC 2 हिस्सों में बटा, जो कि दोनों हिस्से बराबर है। 12.14 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि 6 के नियर डियर वैल्यू है तो 6 को 2 गुना 12 के आसपास यही वाला ऑप्शन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना काफी सारे तरीके हैं। ठीक है, पहली बात तो ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या कई टीचर्स ये चीज नहीं बताते, कई टीचर्स क्या बोलेंगे सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है n²। वो ये नहीं बताते कि लास्ट टर्म क्या होगी, वो पता क्या बोलेंगे, वो ये बोलेंगे चलते जान दो एंड तक जो टर्म आएगी वो कितना होगा उसका सम जोड़ के n²। पर आपको ध्यान देना है कि जो लास्ट टर्म होगी, अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट n नंबर की बात करूं वो कितनी होगी 2n-1। ठीक है, n²।
वो क्यों होगी, देखो कैसे होगी मैं बताता हूँ। ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। और अगर पूछा जाए ना सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर अगर आपसे पूछा जाए जिसकी वैल्यू होती है n+1, तो ये होता कहाँ तक है, ये होता है 2 + 4 + 6 + 8, ये 2n तक होता है। ठीक है, एक सेकेंड, देखो ठीक है। अब यहाँ पे जो 2n है ये क्या शो कर रहा है, आपने देखा कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये शो कर रहा है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं 2n है मतलब 2n शो कर रहा है, 2n शो कर रहा है मतलब इवन नंबर शो कर रहा है। और 2n में से अगर मैं एक घटा दूं या मैं एक ऐड कर दूं तो यहाँ पे ये ऑड नंबर शो कर रहा है। ठीक है, एक चीज ये ध्यान देंगे। दूसरी चीज आप लोग क्या ध्यान देंगे, दूसरी चीज आप ये ध्यान देंगे क्या कि यहाँ पे 2n-1 जो ये आया है ये कैसे आया है। आप एक चीज नोट करें, क्या आपने नोट किया कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर था, आपने देखा सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर था, तो यार पहली टर्म ये, दूसरी ये, तो लास्ट टर्म ये कैसे होगी जबकि एन टर्म लास्ट। एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है और ये जो है ये लास्ट टर्म की वैल्यू है। देखो दो चीज में फर्क है, क्या आपको बोला सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, आप खुद से सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर का अपने आप इमेजिन करेंगे सारी चीज। मैं आपको ऑड नंबर पे समझाता हूँ चीज है क्या। आपको बोला सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, मतलब अगर मैं इसको नंबर ऑफ टर्म्स जोड़ूंगा तो उसकी वैल्यू आपको एन गिवन है, पर ये वाली जो वैल्यू है ये लास्ट वैल्यू है, मतलब लास्ट वैल्यू है किसकी, इस टर्म की लास्ट वैल्यू है। मतलब जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, वैसी ही वैल्यू है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है यहाँ तक। कैसे, आपने देखा ये कौन सी टर्म है, आपने देखा ये जो है ना सेकंड टर्म है, तो अगर मैं बात करूं कि 1 + 3 ही होता, ठीक है, और आपने देखा ये कितनी टर्म है, 2 टर्म है, तो आप कहो कि 2n-1, तो आपने देखा 4 - 1 कितना आ गया, 3 जो कि ये वाली वैल्यू शो कर रहा है। समझे, तो मतलब कहने का ये है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही रह जाएंगी, पर लास्ट वाली जो टर्म है जिसकी वैल्यू आएगी 2n-1। सेम इज द केस विद दिस। ठीक है, सेम जो है वो केस इसके साथ होगा। कैसे, आपने देखा यहाँ पे जो 2n है ये लास्ट वैल्यू है और नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं इनको सबको ऐड कर दूं तो आपका n ही आएगा कि n नंबर ऑफ टर्म्स है। और अगर मैं देखूं कि पहली टर्म ये, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि पहली 2 टर्म की बात कर लेता हूं, पहली 2 टर्म की बात आपने करी तो आपने देखा पहली 2 टर्म कितना, 2 + 4, आपने देखा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2, तो 2n के हिसाब से अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 × 2 कितना आ गया 4, जो कि सेकंड टर्म की वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए तो थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, मेरी बात डेफिनेटली समझ पाओगे कि n जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है और 2n-1 जो है वो लास्ट वैल्यू है। अब मान लो 5 है, 5 कौन से प्लेस पे लाई कर रहा है, थर्ड प्लेस पे, तो आपने देखा 2 × 3-1, ठीक है, 3 क्या है यहाँ पे n मतलब तीसरी टर्म, तो आपने देखा 6 - 1 कितना 5, मतलब ये जो है वैल्यू है n² आ जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने देखा कि ये एक AP बनी हुई है, कॉमन डिफरेंस है 2 2 2 2 2 2, तो आपको पता है सम ऑफ AP क्या होता है, ठीक है, सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म होता क्या है, आपको पता है n/2 और पहली टर्म और लास्ट टर्म का जोड़। ठीक है, ये जो है n नंबर्स हैं टोटल। ठीक है, तो n नंबर है, तो बात वहीं आ गई दोबारा n² पे, कि आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि ये है क्या। आप सीधा सीधा ये ना बोल देना कि भाई ये तो 2n-1 टर्म्स हैं टोटल मिला के, ये चीज कोई ना समझे। मतलब यहाँ पे 2n-1 अगर आपको दिया है तो आप ये मत समझ लेना कि ये सम ऑफ फर्स्ट 2n-1 ऑड नंबर है, ये सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर है जिसकी लास्ट टर्म 2n-1 है। क्वेश्चन गलत ना हो जाए, आपका ध्यान रखना। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला 2 स्मॉल सर्कुलर ग्राउंड थे जिनका डायमीटर इतना है, इसको रिप्लेस किया गया बिगर सर्कुलर ग्राउंड से, बिगर सर्कुलर ग्राउंड से, और रेडियस बतानी है न्यू ग्राउंड की। अगर न्यू ग्राउंड का एरिया जो है वो दोनों ग्राउंड के एरिया के इक्वल है, मतलब दोनों ग्राउंड के एरिया के जोड़ के इक्वल है, तो आपने देखा डायामीटर अगर 42 है तो रेडियस कितनी हो गई 21, और अगर 26 डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी 13। तो इन दोनों जो स्मॉलर ग्राउंड्स हैं इनका एरिया पहले तो जोड़ लो,
एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई को कॉमन लिया तो आपने देखा एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और दूसरे सर्कल का ये, तो आपने देखा पाई 441 प्लस 169 हो गया। पाई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आपने देखा कि 610 पाई मीटर स्क्वायर जो है वो दोनों सर्कुलर, जो दो स्मॉलर सर्कुलर ग्राउंड्स हैं इनका टोटल मिला के जो एरिया है वो कितना आया 610 पाई मीटर स्क्वायर। पाई को पाई में ही रहने देना, 22/7 ना करना क्योंकि आगे पाई कटने ही वाला है। फिर आपको बोला गया है क्या कि ये जो दोनों स्मॉलर सर्कुलर का एरिया का जोड़ है ये नए जो बिगर सर्कुलर ग्राउंड बना है उसके एरिया के इक्वल है। तो आपने मान लिया कि उसकी रेडियस कुछ आर स्क्वायर रही होगी, तो पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई 610 का अंडर रूट। अब आपको पता है क्या कि 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 610 का अंडर रूट जो होगा वो 24 और 25 के बीच में होगा, मतलब 24.63 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है विच प्रोडक्ट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स। ठीक है, देखो यार मैं चाह रहा हूं कि ये वाली डीआई ना आप लोग खुद से करें, क्योंकि सारी डीआई अगर मैं सॉल्व करा दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो ये वाली डीआई आप खुद से सॉल्व करें, और अगर कमेंट सेक्शन में किसी को डाउट मुझे नजर आया तो मैं इसको अगले वाले वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा, या फिर कोई पर्सनली एक आधा क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो पूछ लेना। बाकी मैं बहुत डीआई आपको करा चुका हूं, तो ये वाली डीआई आपकी करनी बनती है, आप लोग खुद से सॉल्व करें और मुझे बताएं कि ये कैसे आया, आपका क्यों आया। और ये जो बॉक्स है ना ये कुछ नहीं है, ये इन्हीं की वैल्यू दे रखी है, तो इससे थोड़ा घबरा मत जाना कि सर ये क्या दे के जा रहे हो हमें। ठीक है, तो आप देख लो बुक्स की वैल्यू ये है और पेन्स की वैल्यू ये है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करें। और अगर नहीं समझ आता तो व्हाट्सएप पे पूछना चाहे एक आधा क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कोई कहे कि सर ये एक्सप्लेन ही कर दो सारा डीआई, तो मैं करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, आती मुझे भी यही करनी, ठीक है, पर मैं ये आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी डीआई आपको कराई है। मतलब मैंने लगा लो जितने भी आपको सेट करा दिया आज तक, उसमें टोटल मिला के मैं 400-500 क्वेश्चन तो डीआई के ही करा चुका हूँ। तो थोड़ा सा आप भी करके देखें, ठीक है। अगर कोई डाउट आए मुझसे पूछ लें और इनके आंसर जरूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव ने जो भी तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यूज, फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें, और इसका पीडीएफ अभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग नोट्स मतलब कॉपी करके डाउनलोड करके भी आप डीआई के क्वेश्चंस देख सकते हैं। थैंक यू।